हे गाइस, वेलकम टू एम्बिशन क्लासेस। तो बहुत दिन से वीडियो नहीं आ रही थी, बट चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक से, कंटिन्यू करते हैं और अब होपफुली वीडियो रेगुलरली जाएगी। तो चलो अभी तो घर पे ही हो, पढ़ लो वेक्टर सब्ट्रैक्शन। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन क्या होता है? एडिशन कॉन्सेप्ट हमने लास्ट क्लास में देख रखा है, सीख रखा है। एडिशन क्या है, बट सब्ट्रैक्शन क्या है, इसमें क्या करना पड़ेगा? वहाँ पे तो ए प्लस बी करते थे, और एक जो नया रिजल्टेंट आता था, जो भी ए प्लस बी का रिजल्टेंट हुआ करता था, वो नया रिजल्टेंट से हमें क्या फ़ायदा होता था? वो जो रिजल्टेंट है वो एग्जैक्टली वही काम कर रहा होता था जो दो अलग अलग वेक्टर मिल के करते। सपोज एक बॉडी है और इस पर आप एक फोर्स लगाते हो F1, आपका एक दोस्त है वो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है F2, और मैं क्या है कि इस F1 और F2 का रिजल्टेंट फाइंड कर देता हूँ, ठीक है। और सपोज वो रिजल्टेंट आता है FR, इस डायरेक्शन में FR। तो ये FR जो आएगा, ये FR से फ़ायदा क्या होगा? तो मैं कहूँगा कि भैया इतना फोर्स अगर इस डायरेक्शन में लगाओ तो ये एक आदमी अकेले एग्जैक्टली वही काम करेगा जो ये दोनों मिल के कर रहे थे। मतलब ये बॉडी जिधर मूव कर रहा था, मूव करने का डायरेक्शन, मूव जिस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा था वही एक्सेलरेशन, मतलब जो इम्पैक्ट इन दोनों फोर्स के कारण मिल के हो रहा था वही एग्जैक्टली इम्पैक्ट सारा इस अकेले फोर्स से होगा। तो ये जो था एडिशन बहुत अच्छे से समझ में आई थी। सब्ट्रैक्शन क्या है? तो सब्ट्रैक्शन वैसे तो इसका एक अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है, लेकिन मैं उसमें बहुत ज़्यादा नहीं जाऊँगा क्योंकि वो आप कंफ्यूज हो जाओगे। सब्ट्रैक्शन कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है, सब्ट्रैक्शन भी एक तरह का एडिशन ही है, ठीक है। तो इसको हम लोग बहुत ही सिंपल वे में एकदम क्रिस्टल क्लियर करके समझ लेंगे सब्ट्रैक्शन क्या है। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन जो है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन देखो यहाँ क्या लिखा है लाइन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज नथिंग बट वेक्टर एडिशन। और यही एक लाइन में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो फिर चलो वीडियो बंद कर दो, कॉन्सेप्ट तो क्लियर ही है सब। तो ऐसा नहीं है, बंद मत कर देना, समझ लो। वेक्टर सब्ट्रैक्शन जो है उसे हम करेंगे कैसे, परफॉर्म कैसे करेंगे? ये जो लाइन लिखा है ये लाइन यूजलेस नहीं है, हम लोग वेक्टर एडिशन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल यूज़ करेंगे इसे सॉल्व करने में और इन दोनों का एक थर्ड रिजल्टेंट फाइंड आउट करने में, ठीक है, ए माइनस बी का। लेकिन वो किस तरह से परफॉर्म करेंगे? तो देखो, सबसे पहले ए प्लस बी होता था तो आप ए फैक्टर को रिप्रेजेंट करते थे, बना लेते थे, बी फैक्टर को बना लेते थे, और उनके बीच की जो एंगल है ये थीटा, इसे दिखा देते थे। अच्छा, थीटा दिखाने में भी मैंने आपको समझा रखा है कि क्या करना है। अगर ये बी यहाँ होता तो ये वाले एंगल, ये जो भी एंगल है अल्फा, ये अल्फा को नहीं कहेंगे एंगल बिटवीन फैक्टर्स, थीटा इज द एंगल बिटवीन फैक्टर्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए और बी दोनों टेल टू टेल कनेक्टेड है, और अगर बी यहाँ होता तो क्या टेल टू टेल कनेक्टेड होता? ठीक है, नहीं ना, यहाँ पे हेड टू टेल कनेक्टेड होता। तो टेल टू टेल जब कनेक्टेड हो तभी एंगल की बात करेंगे। तो यहाँ ए और बी के बीच की एंगल है थीटा, ठीक है। लेकिन हमें ए प्लस बी तो निकालना नहीं है, हमें निकालना है ए माइनस बी। तो मैं ए माइनस बी को, यहाँ देखो ये जो ए माइनस बी है, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी, ठीक है, ये माइनस ब्रैकेट में लिख रखा है। दोनों सेम ही चीज़ है, इन दोनों में तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए आपको, कोई दर्द खुजली नहीं है इन दोनों में। चलो, अब मैं माइनस बी जो वेक्टर है ये अपने आप में एक वेक्टर है, इसे मैं एक नाम दे देता हूँ वेक्टर सी। माइनस बी क्या है? अगर बी एक वेक्टर है तो माइनस बी क्या है? उसी का एक नेगेटिव वेक्टर है, हमने पढ़ रखा है टाइप ऑफ वेक्टर में नेगेटिव वेक्टर क्या होता है। तो कोई वेक्टर के आगे जब आप माइनस लगा देते हो तो वो उसका नेगेटिव वेक्टर बन जाता है। खैर इसके बारे में भी हम लोग आगे देख भी लेंगे, माइनस बी को नहीं समझ में आ रहा है तो बस इतना समझो कि माइनस बी हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, और माइनस बी भी अपने आप में एक वेक्टर है जिसे हमने सी नाम दे दिया है, ठीक है, ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो इतना तो समझ आ ही रहा होगा सबको। अब जब माइनस बी का नाम सी दे दिया है हमने, तो ये क्या लिखा है, ए प्लस सी, यहाँ नीचे मैंने वही लिख रखा है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अगर वेक्टर ए और वेक्टर सी आपको पता हो तो आप एडिशन का तो सारा फंडा जानते हो, आप बहुत आराम से एडिशन कर लोगे वेक्टर का। तो अब अपना सारा फोकस ये है कि बस सी निकाल लेना है। अगर सी निकल गया, जो आपको माइनस भी नहीं समझ में आ रहा है, अगर सी पता चल गया तो फिर तो सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं है, फिर तो सब्ट्रैक्शन वही एडिशन वाला फॉर्मूला निकाल लोगे। ए माइनस बी दे रखा रहेगा तो तुम सी निकाल लोगे और सी से सब कुछ कर लोगे। तो चलो इसे सीखते हैं, ठीक है। देखो, ए और बी दे रखा है, यहाँ पे ए और बी दे रखा है, इसे मैं साइड करता हूँ और मैं माइनस बी बनाने की कोशिश करता हूँ। तो माइनस बी कैसे बनेगा? तो देखो, माइनस बी मैंने निगेटिव वेक्टर में जो बताया था मैं वो रिपीट कर रहा हूँ, फिर से समझना, ठीक है, कि बी वेक्टर जो है उसी के इक्वल मैग्नीट्यूड और ऑपोजिट डायरेक्शन का जो वेक्टर होगा वही माइनस बी वेक्टर होगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड मतलब मैग्नीट्यूड को तो हम लोग लेंथ से डिनोट करते हैं, तो हम लोग लेंथ सेम रख देते हैं,
ठीक है। तो इसे मैं यहाँ देखो मैं माइनस बी बना रहा हूँ, तो ये लेंथ मैंने सेम रखा है और ये मैं यहाँ रख देता हूँ और डायरेक्शन को मैं क्या करता हूँ ऑपोजिट, मतलब बी है इस साइड में तो डायरेक्शन मैंने रखा है बी के जस्ट ऑपोजिट 180 डिग्री पे, और मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है, जो लेंथ ये है वही लेंथ ये है, मतलब इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, मतलब ये फैक्टर अपना माइनस बी है, ठीक है। नेगेटिव फैक्टर ही तो होता है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, तो इसे हमने लिख दिया माइनस बी। चलो अब देखो ये जो हमने माइनस बी लिखा है यही तो है सी फैक्टर, ठीक है। इस मैं माइनस बी को थोड़ा इधर लिख देता हूँ, आप इसे अलग फ्रेज में समझो, ठीक है। ये दो फैक्टर्स हैं और यहाँ माइनस बी भी नहीं है, अब मैं सी लिख देता हूँ और आप समझ गए हो वेक्टर सी क्या है। अब ए और सी का एडिशन करना है। अच्छा ए और सी का एडिशन करना है तो ए और सी के बीच में एंगल क्या लोगे, ये मत बोल देना ए और सी के बीच की एंगल थीटा है, थीटा ना थीटा तो ए और बी के बीच की एंगल है, ठीक है। ये बेवकूफ़ी नहीं करना है, ए और सी के बीच की एंगल थीटा बोल देना। तो ए और सी के बीच की एंगल कौन सी है, ये वाला अल्फा जो भी होगा, हाँ मालूम है 180 माइनस थीटा होगा, आप सब जानते हो इतना, ठीक है। और नहीं जानते हो तो पहले 7th क्लास जाके पढ़ो। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा, मतलब इसे हम थोड़ी देर के लिए अल्फा कह देते हैं, ठीक है। कि ए और सी दो वेक्टर है और दोनों के बीच की एंगल है अल्फा। लास्ट में जहाँ कुछ अभी से कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेशन के बाद, ये कैलकुलेशन बहुत लेंदी ना लगे इसलिए हम लोग अल्फा यूज करेंगे, और जब सारा कैलकुलेशन हो जाएगा तो जहाँ जहाँ अल्फा होगा वहाँ वहाँ अपना 180 माइनस थीटा पुट कर देंगे, जो आना है आंसर आ जाएगा। तो ए और सी दो वेक्टर दिया हुआ है, दोनों के बीच की एंगल गिवन है अल्फा। अब सीधा फॉर्मूला पुट करके आंसर निकालना है। आप चाहो तो मैं अभी भी इसे वो सब कर सकता हूँ, ये जो डिराइव करने वाला बात है, ठीक है। लेकिन अब हम डिराइव क्यों करें, अब तो हम सीधा फॉर्मूला हमारे पास एडिशन का ही है, एडिशन का फॉर्मूला ऑलरेडी हमने डिराइव कर रखा है, तो यहाँ पे फिर से एडिशन का फॉर्मूला डिराइव करने का कोई मतलब है नहीं, मैं सीधा उसे यूज़ करता हूँ अब। तो मैं इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा, ठीक है, अल्फ़ा को यहाँ से बाहर निकालो क्योंकि रिजल्टेंट दिखाना है। तो ये है आपका अल्फ़ा और सपोज़ ये है आपका रिजल्टेंट, या चलो यार फोटो बना ही देते हैं, क्या ही करना है। चलो अब देखो ये जो वेक्टर है ये वेक्टर सी है और हमें किसका रिजल्टेंट चाहिए, वेक्टर ए और वेक्टर सी को ऐड करने के बाद जो आ रहा है रिजल्टेंट। वेक्टर सी को मैं पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूँ, यहाँ मैंने बता रखा है शिफ्ट करने के लिए वेक्टर, तो मैंने शिफ्ट कर दिया और ए और सी को शिफ्ट किया। क्यों शिफ्ट किया, क्योंकि ए और सी को ऑर्डर में लाने के लिए, ए के हेड पे सी का टेल आ जाए, ठीक है, ए के हेड पे सी का टेल आ जाए। तो अब ए और सी दोनों ऑर्डर में आ चुके हैं। अब हम रिजल्टेंट क्या कहेंगे, ए के टेल से लेकर के सी के हेड तक, इनिशियल के टेल से फाइनल के हेड तक एक नया लाइन बनाएंगे और वही लाइन को कह देंगे यही अपना ए और सी का रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट इक्वल टू ए प्लस सी। इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात होगी तो कैसे निकालेंगे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो देख लो। सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या था, तो मॉड आर इक्वल टू रूट ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू मॉड ए इंटू मॉड सी इंटू कॉस अल्फा, कॉस थीटा मत लिख देना बेवकूफ़ों, कॉस अल्फा, ठीक है ना। ए और सी के बीच की एंगल, ये जो एंगल है कॉस के अंदर, ये ए और सी, ये जो दो वेक्टर को हम ऐड कर रहे हैं उसके बीच की एंगल यहाँ लिखते हैं, ठीक है, थीटा मत लिख देना। चलो मॉड आर इक्वल टू, अब क्या है कि सी तो क्वेश्चन में हमसे पूछा नहीं था, सी तो हम खुद से मान लिए थे। क्वेश्चन जो ए और बी के टर्म में दिया था, आंसर हम ए और बी के टर्म में ही देंगे, ठीक है। क्वेश्चन ए और बी के टर्म में था, ए और बी। तो हम करते हैं कि अब सी को यहाँ से हटाते हैं, तो दुनिया में जहाँ जहाँ सी दिख रहा है वहाँ वहाँ हम क्या लिख देते हैं, माइनस बी, ठीक है, वहाँ वहाँ हम लिख देते हैं माइनस बी, जो होना होगा हो जाएगा। तो चलो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा, सी की जगह क्या हो जाएगा, माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू मॉड ए इंटू मॉड सी इंटू, अच्छा मॉड सी नहीं, मॉड माइनस बी लिख दो, मॉड माइनस बी इंटू कॉस अल्फा। चलो अब शायद तुम लोगों को प्रॉपर्टी एक मालूम होगी मॉड की, नहीं मालूम है तो मैं बता दे रहा हूँ
कि मॉड क्या होता है कि मॉड के अंदर ये माइनस साइन का कोई मतलब नहीं रह जाता है। ये जहाँ जहाँ माइनस साइन देख रहे हो मॉड के अंदर, इसका कोई मतलब नहीं रहता है। मतलब मॉड ऑफ 5 का कोई वैल्यू पूछे तो आप बताओगे 5, मॉड ऑफ -5 का वैल्यू कोई पूछे तब भी आप बताओगे 5, ठीक है। तो मॉड के अंदर अगर माइनस नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज इट इज वो पॉजिटिव वैल्यू आएगा, अगर माइनस है भी तब भी वो पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा। मॉड एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। स्क्वायरिंग एक कैसे प्रॉपर्टी है, स्क्वायरिंग में अगर 2 है, 2 का स्क्वायर आता है 4, -2 है, -2 का स्क्वायर भी आता है 4, ठीक है। इसको माइनस से कोई लेना देना है नहीं स्क्वायर को, ये माइनस को भी प्लस बना देता है वो स्क्वायरिंग करके, आप सब लोग जानते हो, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो उसी तरह मॉड का भी एक प्रॉपर्टी है, ये मॉड के बारे में डिटेल पढ़ना, बट इतना प्रॉपर्टी आपके लिए इनफ है अभी के लिए। तो मॉड के अंदर इस -b लिखो या b लिखो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, ठीक उसी तरह जैसे मॉड के अंदर 5 लिखो या -5 लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ओवरऑल उसका वैल्यू हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। मॉड का मतलब होता है एक दूसरे भाषा में मान लो कि मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। अगर वेक्टर की बात है तो कोई अगर 5 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इस डायरेक्शन इसके ऑपोजिट में जाने वाले को क्या कह देंगे कि ये -5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। लेकिन कोई पूछेगा मैग्नीट्यूड कितना है वेलोसिटी का, तो मैग्नीट्यूड इसका भी बोलोगे 5 है और इसका भी बोलोगे क्या है 5 है। तो मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन से माइनस लेना देना है नहीं, यहाँ माइनस जो है डायरेक्शन शो कर रहा है, और मॉड का मतलब होता है ओनली मैग्नीट्यूड की बात की जा रही है। खैर चलो, तो अब हम इसे और फर्दर सॉल्व करते हैं और सिंपल बनाते हैं, क्या आता है फाइनल। वैसे सॉल्व तो यहीं पे हो गया है, मैंने सी लिख दिया है, लेकिन फाइनल करते हैं इसे। मॉड आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मॉड ए स्क्वायर प्लस, अब यहाँ मॉड ऑफ -b² था, लेकिन मैं माइनस लिखूँ या नहीं लिखूँ मुझे पता है कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, तो मैं सीधा मॉड ऑफ b² लिख देता हूँ, प्लस 2 इंटू मॉड ए इंटू मॉड बी, ठीक है। अगेन यहाँ पे भी -b की जगह मैंने b लिख दिया, मॉड के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, और कॉस अल्फ़ा लिखना है। अच्छा, कॉस अल्फ़ा को अब मैं लिख सकता हूँ कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, क्योंकि अल्फ़ा क्या है 180 माइनस थीटा है। मैंने इतना लंबा ना लिखने के चलते हर जगह अल्फ़ा लिखा, अब लास्ट आ गया तो अब लिख देते हैं कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा। अच्छा, अगर ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। चलो अगले लाइन में वो भी लिख देते हैं। तो मॉड ऑफ आर जो रिजल्टेंट अपना आया वो आया अंडर रूट ऑफ a² प्लस मॉड b² प्लस 2 इंटू मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस थीटा। अब ये देखो कि ये माइनस कहाँ से आ गया, अरे मूर्खो, यहाँ कॉस 180 माइनस थीटा की जगह मैंने कॉस थीटा लिख दिया ना। कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, तो यही इसी चीज़ को हमने माइनस कॉस थीटा लिख दिया, माइनस को यहाँ लिख दिया है, क्या तकलीफ है इसमें, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, अब 9th 10th से बाहर निकलो, अब समझने का जो है लेवल बढ़ ही जाएगा थोड़े दिन में। चलो, तो ये आ गया, ये रिजल्टेंट क्या है, ए और बी के डिफरेंस, मतलब a माइनस बी का रिजल्टेंट आया, ये a माइनस बी करेंगे, और आपको ओवरऑल पता है कि हाँ ये एक्चुअल में a और प्लस ऑफ माइनस बी का आया है, मतलब ये a प्लस सी का रिजल्टेंट है, ये कोई सब्ट्रैक्शन नहीं, ये भी एक तरह का एडिशन ही है, ठीक है। बस लिखने का और देखने का तरीका अलग है। अब कोई पूछेगा क्या थीटा a और माइनस बी, जो a और c वेक्टर है, a और c वेक्टर के बीच का एंगल है, नहीं, थीटा a और b वेक्टर के बीच का एंगल है, ठीक है। यहाँ देखो a और c के बीच का एंगल ये हो गया 180 माइनस थीटा, वहाँ थीटा देखना तो ये मत कि a और c के बीच का एंगल बोल देना, a और b के बीच का एंगल है थीटा, और a और माइनस b के बीच का एंगल कितना है 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो अच्छा, फॉर्मूला इसका चाहो तो आप याद भी रख सकते हो, याद रखने में कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है, और चाहो तो निकाल भी सकते हो, निकालने भी कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। याद रखने में क्या है, बिल्कुल एडिशन जैसा ही फॉर्मूला है। अब a प्लस बी में क्या था, यहाँ प्लस था, होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो सबको याद होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर a² प्लस b² माइनस 2ab, ठीक है। यहाँ कॉस थीटा एक अलग से मल्टीप्लाइड है, तो याद रखने में एकदम उसी से सिमिलर फॉर्मूला है, बहुत ही आराम से याद रख लोगे। तो ये था मेरा पर्पस कि ये वेक्टर डिफरेंस में ज़्यादा दिमाग खपाना नहीं है, ये भी एडिशन ही है, जहाँ कॉन्सेप्ट आएगा दुनिया में जितनी जगह कॉन्सेप्ट आएगा उतनी जगह आप सॉल्व कर पाओगे। और आईआईटी को ये नहीं कि आप किस मेथड से सॉल्व करो, आईआईटी को ये है कि आपको गोला जो होता है OMR ये आपको भर देना है, ये भर दोगे उसे मज़ा आ जाएगा, इसके बाद उसे कुछ नहीं चाहिए।
लेकिन हाँ ये कब भर पाओगे, बिना अंडरस्टैंडिंग के नहीं भर पाओगे। ठीक है, तो पढ़ना है समझने के लिए, ठीक है, पढ़ना है ओवरऑल समझने के लिए, और समझ में आ जाए तो बाकी सारा काम हो जाएगा। उसका कॉन्सेप्ट अगर आगे कहीं यूज होगा तो अगर समझ चुके हो आप तब भी दिक्कत नहीं आएगा, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखो तब भी दिक्कत नहीं आएगा। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। बाकी डाउट आप पूछ ही सकते हो ग्रुप में। तो आज के लिए ये रखते हैं इस वीडियो के लिए, बाकी देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।